और इसके अलावा B2 बम्बर को यूज करता है, जो कि इस हद तक की कैपेसिटी रखता है कि वो ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हम इस रिपोर्ट से ये अंदाजा तो क्लियरली लगा सकते हैं कि ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को उस स्टेज तक चंद माह में ले आएगा जहां पे वो एक महीना पहले था। एज अ डिफेंस एनालिस्ट मैं अगर इस चीज को बात करूं, एक वॉर की थ्योरीज को सबको सामने रखते हुए बात करूं, तो ये जो वार थी 12 दिन की एक जंग होती है जिसके अंदर कंप्लीटली एक तरह से था कि अटैक करना ही उन जगह पे है जहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करना है जो इस प्रोग्राम में काम कर रहे थे। मगर ईरान की हुकूमत ने क्लेम किया कि उनके पास अभी भी इस हद तक का इनरिच यूरेनियम मौजूद है जिससे वो न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। तो फिर मैं उसी सवाल पे वापस आऊंगा कि आखिरकार वो इनरिच यूरेनियम है कहाँ? 408 किलोग्राम एक कम अमाउंट नहीं है। आप उस जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आपके इर्द गिर्द 17 अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं, बट वहां पे ईरान ने रिटेलिएट किया और इस नतीजे पे पहुंच चुका है कि ईरान ये डिक्लेयर कर सकता है कि हम वॉर जीत चुके हैं। अगर आज हम बात करें ईरान और इसराइल की वॉर की, जो 12 दिन तक चली और एक तरह का सीज फायर हुआ और वो वॉर खत्म हो गई, मगर इस वक्त जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जंग के नताइज को हम देखें तो अमेरिका और इसराइल का क्लेम था कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो फरोदो, नतांज और इस्फहान में थी उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जो ईरान की तरफ से क्लेम है कि उनका 408 किलोग्राम का इनरिच यूरेनियम है, तो वो इस वक्त कहाँ पे है? अगर तो ईरान की तरफ से ये क्लेम है कि हमारा इनरिच यूरेनियम सेफ है और अमेरिका उसके ऊपर क्लेम कर रहा है कि वो हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, मगर सवाल तो ये उठता है ना कि वो है कहाँ पे? अगर वो सेफ है तो वो कहाँ पर है? इस चीज को तो हम कंप्लीटली जानते हैं कि इसराइल को हमेशा से अमेरिका ने बैक किया, हमेशा से उसको आलमी दुनिया में सपोर्ट किया। ईरान इसराइल की वॉर में अमेरिका उस वक्त कंप्लीटली उतरता है जब वो एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिस ऑपरेशन में अमेरिका एयर स्ट्राइक करता है ईरान के ऊपर, जिसमें 3 डिफरेंट साइट्स को टारगेट करता है और इसके अलावा B2 बम्बर को यूज करता है, जो कि इस हद तक की कैपेसिटी रखता है कि वो ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यही क्लेम ट्रंप ने इस एयर स्ट्राइक के बाद किया और जिसके ऊपर नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ने ये अटैक करके अपनी सॉवरेनिटी को बचाया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे कि 12 दिन की ईरान इसराइल की वॉर होती है, जो एक कन्वेंशनल वॉर थी जिसके अंदर एयर स्ट्राइक्स हुई, मिसाइल अटैक हुए, तो एक एस्टिमेट लगाया जाए तो इसराइल ने ईरान के ऊपर जो अटैक किए उनकी जो कीमत थी वो $725 मिलियन पर डे थी और ईरान को भी इन 12 दिनों में ऑलमोस्ट $35 बिलियन का नुकसान हुआ। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अगर मैं डिटेल में आपसे बयान करूं तो ये था कि अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया और उसकी सैटेलाइट इमेजेस भी दी, मगर ईरान का तो बिल्कुल क्लेम ही ये था कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सेफ है। जिसे हम देखें तो 19 जून की एक सैटेलाइट इमेज में दिखाया जा रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट फोरोडो में एक ट्रक्स की मूवमेंट होती है जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वहां से शिफ्ट कर दिया गया था। और इसी तरह अमेरिकन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी कहा कि अमेरिका के ऑपरेशन ने ईरान को उस हद तक का नुकसान नहीं दिया जो अमेरिका हमेशा से क्लेम कर रहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम टोटली डिसमेंटल कर दिया गया है। तो हम इस रिपोर्ट से ये अंदाजा तो क्लियरली लगा सकते हैं कि ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को उस स्टेज तक चंद माह में ले आएगा जहां पे वो एक महीना पहले था। एज अ डिफेंस एनालिस्ट मैं अगर इस चीज को बात करूं, एक वॉर की थ्योरीज को सबको सामने रखते हुए बात करूं, तो ये जो वार थी 12 दिन की एक जंग होती है जिसके अंदर कंप्लीटली एक तरह से था कि अटैक करना ही उन जगह पे है जहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट करना है जो इस प्रोग्राम में काम कर रहे थे। मगर ईरान की हुकूमत ने क्लेम किया कि उनके पास अभी भी इस हद तक का इनरिच यूरेनियम मौजूद है जिससे वो न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। तो फिर मैं उसी सवाल पे वापस आऊंगा कि आखिरकार वो इनरिच यूरेनियम है कहाँ? 408 किलोग्राम एक कम अमाउंट नहीं है। अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि ये इसराइल की तरफ से एक पहला अटैक नहीं था। इसराइल ने इससे पहले एक लेबनान मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने लेबनान को न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ जाने की पहली कोशिशों में ही रोक दिया और यही कोशिश उन्होंने ईरान के ऊपर भी इम्प्लीमेंट की।
ईरान के पास इस वक्त सेंट्रीफ्यूजेस मौजूद हैं जो उसकी जोहरी सलाहियत का हिस्सा है, और इस चीज को अंदाजा लगाते हुए मिडिल ईस्ट में इसराइल और अमेरिका ने अपनी पूरी कोशिश तो की कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उस लेवल तक ना जाने दिया जा सके जहां पे शायद वो चंद माह दूर रह चुका हो, जिसमें वो एक तरह से डिक्लेयर कर सके कि ईरान इस काबिल बन चुका है कि उनके पास न्यूक्स हैं। इस चीज को कंप्लीटली देखें, जैसे इसराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, जिसका मेन मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करना, और इसी चीज को कंटिन्यूज करते हुए देखें तो अमेरिका उस टाइम वॉर में आता है जिसको वो देख रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और उसका डायरेक्ट अटैक था उन जगह पे जहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो इसराइल और अमेरिका का मेन मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को डिसमेंटल करना। बट ईरान यहाँ पे एक ऐसी पावर बन के सामने आया जिसने 12 दिन की वॉर के बाद एक एयर स्ट्राइक्स, कन्वेंशनल अटैक, आपके ऊपर पर्शियन गल्फ में से अटैक आ रहा है, सबमरीन्स की तरफ से अटैक आ रहा है, आप उस जगह पे बैठे हुए हैं जहां पे आपके इर्द गिर्द 17 अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं, बट वहां पे ईरान ने रिटेलिएट किया और इस नतीजे पे पहुंच चुका है कि ईरान ये डिक्लेयर कर सकता है कि हम वॉर जीत चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल सेफ रखा, उसको पहले ही ट्रांसफर कर दिया। बेशक अमेरिका का क्लेम रहा है कि हमने डिसमेंटल किया, बट हम रिपोर्ट्स को देखें, ईरान की तरफ से इन क्लेम्स को देखें, हमें जाहिरी तौर पे नजर आ जाता है कि ईरान इस स्टेज पर है कि वो अगले चंद माह में दोबारा उस स्टेज पे आ जाएगा कि जहां पे वो 90% को 100% में ट्रांसफर कर सकता है और एक न्यूक्लियर स्टेट बन के दुनिया में जाहिर हो सकता है। वॉर के कंप्लीटली 12 दिन को देखें, एक जिसमें कन्वेंशनल अटैक्स थे, जिसमें ईरान की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूज हुए, फतेह 110 यूज हुआ, इसके अलावा जुल्फकार मिसाइल यूज हुआ। फिर ये जंग इस हद तक कशीदगी में गया कि ईरान ने अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को टैकल करते हुए, उसको रिटेलिएट करते हुए मिडिल ईस्ट में ईरान ने उन बेसिस पे अटैक किया जहां पे अमेरिका बैठा हुआ था। तो ये सारी चीजों को हम एनालाइज करें और सब चीजों का एक नतीजे की तरफ जाएं तो हमें नजर आता है कि मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हेजमनी को काउंटर करने के लिए कि ईरान हमेशा और आने वाले चंद सालों में दोबारा से इस स्टेज पे जाएगा कि वो इसराइल के खिलाफ रिटेलिएट करेगा, जिसका खुमियाजा ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। एक कैटेस्ट्रॉफिक सिचुएशन से निकलने के लिए हमें ये चीज सोचनी होगी कि क्या इस सब चीजों का हल क्या है। क्या ईरान का न्यूक्लियर पावर बन जाना ही इस चीज का हल है? बजाय ये नजर नहीं आता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनेगा तो मिडिल ईस्ट में खतरा खत्म हो जाएगा, बल्कि ईरान के बॉर्डर्स को देखा जाए तो इराक के साथ लगता है, पर्शियन गल्फ में लगता है, जो सारे यूएस अलाइज कंट्रीज हैं। तो क्या ईरान का सेफ रहने के लिए क्या ईरान को ये श्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी कि वो एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर है? क्या आलमी बरादरी इस चीज को इंश्योर कर सकती है कि ईरान पे किया गया अटैक इसराइल की तरफ से वो उस आलमी बरादरी पे अटैक होगा और वो उस चीज को रिटेलिएट करेंगे? क्योंकि ईरान को जब तक श्योरिटी नहीं मिलेगी वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी सूरत में डिसमेंटल नहीं कर सकता। बेशक वो एनपीटी का मेंबर है, मगर जब हम रियलिस्ट माइंडसेट से देखें तो ईरान की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सोवरेनिटी होगी। जिस वक्त उसके ऊपर अटैक होगा तो वो न्यूक्लियर अटैक करेगा। ईरान इसराइल की वार को खत्म हुए अब ऑलमोस्ट 10 दिन गुजर चुके हैं, मगर सवाल सिर्फ एक ही है जो हर दिमाग में खटकता है, वो है कि ईरान का 408 किलोग्राम का इनरिच यूरेनियम अब कहां पर है? क्या वो सेफ हैंड्स में है? क्या वो आने वाले कल के दिन में दोबारा से एक प्रॉब्लमेटिक बन के सामने आएगा या नहीं?